सो गाइस 2026 स्टार्ट हो चुका है और वन पीस के फैंस और हर यूट्यूबर अपनी टॉप 30 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर की लिस्ट डाल रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी अपनी टॉप 30 स्ट्रॉन्गेस्ट वन पीस कैरेक्टर लाइव के ऊपर अपनी वीडियो बनाऊं। फाइनली इस वीडियो को स्टार्ट कर दें। देखो, इस वीडियो में जो रैंकिंग है वो मेरी पर्सनल ओपिनियन से है, जो मैंने स्टोरी में देखा, जो मुझे पर्सनली लगा। तुम्हारी स्टोरी, तुम्हारी टॉप 30 मेरी टॉप 30 से अलग हो सकते हैं। अगर तुम्हारा कैरेक्टर मेरी रैंकिंग में कहीं और नंबर पर आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी रैंकिंग गलत है। इसका मतलब हमारा ओपिनियन डिफरेंट है उस कैरेक्टर के लिए। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम अपने नंबर 30। तो नंबर 30 पर मैंने रखा है बुआ हैनकॉक को। वैसे तो मैं नंबर 30 पर क्रैकर को रखने वाला था, बिग मॉम पायरेट्स के तीसरे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर को, पर फिर मैंने बुआ हैनकॉक को देखा और मुझे लगा कि वॉरलॉर्ड्स के वो जो फीट्स मिल रही हैं, बाउंटी दी है बुआ हैनकॉक को, मुझे लगा कि बुआ हैनकॉक क्रैकर से तो ज़्यादा पावरफुल होगी। और ये सिर्फ बेस्ड ऑन अजम्पशंस है, इसमें कोई वो फीट्स नहीं है, क्योंकि बुआ हैनकॉक के पास ज़्यादा फीट नहीं है। फिर भी मैंने एक बेनिफिट ऑफ डाउट की वजह से बुआ हैनकॉक को नंबर 30 पर रखा। और मुझे नहीं लगता कि इस पर कोई डाउट होना चाहिए, क्योंकि बुआ हैनकॉक वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर है इस स्टोरी की, और हमने उसको अभी तक फुल पावर देखा नहीं है किसी से टॉप कैरेक्टर्स के अगेंस्ट। पर हमको ये पता है कि उसकी एबिलिटी बहुत ज़्यादा डेंजरस है, और स्पेशली 99% ऑफ द कैरेक्टर बुआ हैनकॉक से हार ही जाएंगे, क्योंकि जो उसका जो एबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा ओवर पावर्ड है। और यही नहीं, उसका क्लोज कॉम्बैट भी काफ़ी अच्छा है, और वो कंफर्म कॉन्करर्स हाकी यूज़र है। तो पॉसिबिलिटी है कि उसके पास एडवांस कॉन्करर्स हाकी हो, पर वो बस एक पॉसिबिलिटी है। और जैसा कि हम जानते हैं कि कूजा पायरेट्स को रियो हाकी आता है, तो रियो अपने आप में ही बहुत ही पावरफुल हाकी है और सेकंड लेवल एडवांस आर्मामेंट हाकी है। तो हम समझ सकते हैं कि बुआ हैनकॉक काफ़ी अच्छी हाकी यूज़र भी है। तो इसी बेसिस पर मैंने उसको नंबर 30 पर रखा। हो सकता है कि तुम्हारा नंबर 30 कोई और हो। तो बात करते हैं अपने नंबर 29 की। पर नंबर 29 पर है क्रोकोडाइल। मुझे लगता है कि कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि क्रोकोडाइल के पास अभी कोई फीट्स नहीं है और वो प्री टाइम स्किप लूफी से हार गया था। पर मुझे लगता है कि हमको कैरेक्टर्स को प्री टाइम स्किप की वजह से नहीं जज करना चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे कैरेक्टर हैं जो प्री टाइम स्किप में बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, पर ओडा को उतनी फ्रीडम नहीं थी उनको उस लेवल का शो करने की, और क्रोकोडाइल इज़ वन ऑफ देम। पर जिस तरीके से मतलब ओडा ने उसको टाइम स्किप के बाद और मरीन फोर्ड में भी पोर्ट्रे किया था, तो उससे क्लियर था कि ओडा ने क्रोकोडाइल को एलाबास्ता में एक तरीके से नर्व कर दिया था। ना ही क्रोकोडाइल एलाबास्ता में हाकी यूज़ कर सकता, जो कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एबिलिटी है, और क्योंकि वो एक वॉरलॉर्ड था तो हम समझ सकते हैं कि उसके पास हाकी होनी चाहिए थी। पर जिस हिसाब से हाकी प्री एस्टेब्लिश नहीं थी, तो मुझे लगता है कि ओडा को अब रियलाइज़ हो गया कि उन्होंने क्या ब्लंडर किया था। तो इसी वजह से उन्होंने क्रोकोडाइल को इस स्टोरी में वापस लाई और ओडा ने उसको काफ़ी ज़्यादा हाई बाउंटी दी है। तो हो सकता है कि क्रोकोडाइल ने हाकी गेन कर ली हो, और हो सकता है कि वो पहले से बहुत ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर हो गया हो, क्योंकि हमने देखा था कि रॉब लूची अपने प्री टाइम्स के वर्जन से देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुका था। वो ये लूफी से फाइट किया, इवन दो ही वाज लॉस्ट, पर लूफी की योंको है, कम ऑन, और उसने जोरो को भी एक अच्छी फाइट दी। तो हम कह सकते हैं कि क्रोकोडाइल भी अपनी प्री टाइम स्किप टाइम से भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। और क्योंकि क्रोकोडाइल एक मेन विलन था एक आर्क का, तो मुझे लगता है इस टाइम पे क्रोकोडाइल इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। और तो हो सकता है कि क्रोकोडाइल भी कॉन्करर्स हाकी यूज़र हो, क्योंकि जिस तरीके का वो कैरेक्टर है वो कॉन्करर्स हाकी डिजर्व करता है। और अगर ओडा ने ये रिवील किया कि वो कॉन्करर्स हाकी यूज़र है, तो मैं सरप्राइज नहीं हूँगा। और भूलो मत, क्रोकोडाइल व्हाइट बियर्ड से फाइट कर चुका है, भले ही वो एक तरफा पेटा हो, फिर भी एक योंको के अगेंस्ट जाना इज ट्रूली एन एडमिरेबल फीट्स। तो बेस्ड ऑन दैट आई थिंक क्रोकोडाइल डिजर्व नंबर 29। तो अब बात करते हैं हम अपने नंबर 28 पे, जो मुझे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हुआ था और मैं सोचा था किस कैरेक्टर को रखूं। और मुझे पता है कि ये कैरेक्टर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, और मुझे लगता है कि इसके लिए मैं काफ़ी क्रिटिसाइज हूँगा अगर इस वीडियो पे व्यूज़ आए तो। पर बात करते हैं अपने नंबर 28 की। उस पर मैंने रखा है साबो को। हाँ भाई, साबो। बहुत से फैंस के लिए साबो ऑलमोस्ट योंको लेवल है। कुछ लोग कहते हैं कि वो एडमिरल लेवल है, कुछ लोग कहते हैं कि वो फर्स्ट मिट लेवल है। पर जिस हिसाब से उसकी फीट्स अभी तक मैंने देखी है, मुझे वो कहीं पे भी फर्स्ट मिट से ज़्यादा पावरफुल नहीं लगा। और जिस तरीके का उसने अभी तक पोटेंशियल दिखाया है, मुझे नहीं लगता कि वो अभी किसी एडमिरल से फाइट करने के लायक है, क्योंकि हमने ड्रेसरोसा में देखा था कि उसने फुजीतोरा से फाइट की, लेकिन फुजीतोरा ने उसको ईजिली हैंडल कर दिया। कुछ लोग कहेंगे कि अरे साबो उससे भी ज़्यादा पावरफुल हो चुका है, अपने डेविल फ्रूट को ट्रेन कर रहा था। पर फिर भी भाई, हमको ये देखना होगा कि जोरो ने भी फुजीतोरा को एक अच्छी खासी स्ट्रगल दी थी ड्रेसरोसा में। और तो अगर हम ये भी माने कि जोरो और साबो सेम लेवल पर थे, तो फिर भी जोरो के पास
साबो से ज़्यादा अच्छी पावर अपने लिए हैं वानो में, और वो एक एडवांस कॉन्करस हाकी यूज़र है और अभी भी मैं जोरो को एडमिरल लेवल नहीं समझता। तो अगर तुम साबो फैन हो, अगर तुमको लगता है कि साबो एक एडमिरल लेवल का कैरेक्टर है, तो मैं बस तुमको ये बोलूँगा कि तुम बहुत बड़े डिलूजनल में अभी तक रह रहे हो। मुझे नहीं लगता कि साबो अभी किसी भी एडमिरल को हरा सकता है। फ्लेम एम्परर का टाइटल उसको दिया गया है, वो बस एक नैरेटिव के तौर पे दिया गया है ताकि वो एक अच्छा कैरेक्टर दिख सके, और उसने इस टाइटल के लिए कुछ भी नहीं किया। आई थिंक उसने अभी तक कुछ भी नहीं किया। कुछ लोग बोलेंगे अरे उसने ईमू से बच के आ गया। देखो, ईमू से बचना कोई बहुत बड़ी फीट नहीं है। मुझे नहीं लगता कि भागने वाले को तुम टॉप टियर कहोगे। तो मेरा साबो का टेक बहुत ज्यादा क्लियर है, मुझे नहीं लगता वो किसी भी फर्स्ट कमांडर से ज्यादा पावरफुल है। तो बात करते हैं अब अपने नंबर 27 की, और 27 पर मैंने रखा है कैताकुरी को। कैताकुरी जो कि हुल की काइलैंड में आर्क में रिवील हुआ था, काफी पावरफुल कैरेक्टर और काफी कूल कैरेक्टर था, और मुझे वाकई में उसका कैरेक्टर काफी पसंद आया। और जिस हिसाब से उड़ा ने उसको एबिलिटीज दी फ्यूचर साइट, आई थिंक ही वाज वन ऑफ द बेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्यूचर साइट वी हैव सीन इन द स्टोरी। भले ही हमने शैंक्स की, पर जो मजा मुझे कैताकुरी की फ्यूचर साइट में आया था वो मुझे शैंक्स की में बिल्कुल नहीं आया। भले ही शैंक्स की फ्यूचर साइट ज्यादा ओवर पावर्ड है, कैताकुरी का जो तरीका था फ्यूचर साइट यूज करने का वो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। उसने अपनी डेविल फ्रूट को मैक्स पोटेंशियल लेवल पर यूज किया फ्यूचर साइट की हेल्प से। तो अगेन मेरे को कैताकुरी हमेशा बहुत ही अच्छा कैरेक्टर लगा है, और वो बहुत ज़्यादा पावरफुल भी है, और वो ऑलरेडी फर्स्ट मेड लेवल है, और वो एक कॉन्कर्स हाकी यूज़र भी है। तो कैताकुरी के पास एक अच्छा पोटेंशियल है कि हो सकता है कि वो फ्यूचर में एडवांस कॉन्कर्स हाकी लर्न कर दे, और वो इस लिस्ट में काफ़ी ऊपर तक जा सकता है। और फीट्स की बात करें तो हमने उसकी ऑन पेपर फीट्स देखी यहीं होल के आइलैंड में, उसने लूफी को ऑलमोस्ट हरा ही दिया था। अगर हम बात करें बस कैताकुरी की, बस एक ही ज़्यादा प्रॉब्लम है कि उसके पास अटैक पोटेंसी बहुत ज़्यादा वीक है। उसने लूफी को इतनी बार पीटा, फिर भी वो लूफी को डाउन नहीं कर पाया। वहीं लूफी ने उसको 14 पंचेस में नॉकआउट कर दिया। एक तरीके से तुम कह सकते हो कि कैताकुरी ने हार मान ली, पर फिर भी एंड ऑफ दैट फाइट मुझे लगा कि लूफी और कैताकुरी इक्वल लेवल पर हैं, ना वो एक दूसरे से ज़्यादा पावरफुल, और इसी बेसिस पर मैंने उसको नंबर 27 पर रखा है। हो सकता है आगे आने वाले टाइम में कैताकुरी इस लिस्ट में हमको और भी ज़्यादा आगे देखने को मिले, क्योंकि उसके पास कॉन्करस आ गई है और पोटेंशियल है। तो अब बात करते हैं अपने 26 की, और नंबर 26 पर मैंने रखा है मार्को को। मार्को जो व्हाइट बियर्ड पायरेट्स का फर्स्ट डिवीजन कमांडर था, और लेटर उसने ब्लैक बियर्ड से भी फाइट की, और रिमेनिंग व्हाइट बियर्ड पायरेट्स को लीड भी किया था एज अ कैप्टन, पर वो ब्लैक बियर्ड पायरेट से हार गया। उसके बाद हमने उसको वानो में देखा किंग और क्वीन से फाइट करते हुए। भले ही किंग और क्वीन अपना बेस्ट नहीं दे रहे थे, पर फिर भी दो कमांडर्स को होल्ड ऑन करना एक काफी अच्छी फीट है। और बिग मॉम ने भी मार्को को मतलब काफी अच्छा खासा प्रेज किया था कि बिग मॉम भी मार्को को काफी ज्यादा सीरियस थ्रेट समझा। तो उसी बेसिस पे मुझे लगता है कि मार्को इज वेरी पावरफुल। और बेसिस पे क्या भाई, हमने मरीन फोर्ड में देखा था कि मार्को ने की फीट्स काफी अच्छी हैं एज कम्पेयर टू अदर फर्स्ट डिवीजन कमांडर्स, और मुझे नहीं लगता कि अगर ऑन पेपर फीट्स की बात करें तो मार्को से अच्छा कोई फर्स्ट कमांडर है जो उसके पास मार्को से ज़्यादा बेटर फीट्स हैं। हम अगर बात करें चाहे बेन बैकमैन की, चाहे बात करें किंग की, और चाहे बात करें कैताकुरी की, पर मुझे एक प्रॉब्लम लगती है मार्को में कि वो एक बहुत ज़्यादा डेविल फ्रूट डिपेंडेंट कैरेक्टर है। वो अपने बहुत ज़्यादा डेविल फ्रूट के ऊपर डिपेंड है, कि वो दूसरे कैरेक्टर्स की तरह नहीं है किंग और कैताकुरी जिनके पास और भी ज़्यादा एबिलिटीज़ हैं और डेविल फ्रूट के अलावा। इसी वजह से मैंने उसको ज़्यादा हाई नहीं रखा, क्योंकि उसकी एपी बहुत ज़्यादा वीक है वो, मतलब पर क्योंकि अभी तक हमने उसको किसी भी टॉप टियर कैरेक्टर को 1v1 हराते हुए नहीं देखा है। वो एक अच्छी फाइट दे सकता है टॉप टियर को, यस, पर क्या वो एक टॉप टियर कैरेक्टर को हरा सकता है? नहीं, क्योंकि हमने वानों में देखा जब उसने किंग और क्वीन से फाइट की, वो इजीली उसका स्टेमिना इजीली डाउन हो गया और वो रेस्ट के लिए चला गया। तो तुम समझ सकते हो कि मार्को के पास फीट्स तो बेहतर है, पर उसके पास वो कंसिस्टेंसी नहीं है जो फर्स्ट डिवीजन कमांडर्स में होनी चाहिए, जैसे कि हम बात करें किंग या कैताकुरी की। पर फिर भी मैंने उसको कैताकुरी के ऊपर रखा, क्योंकि मुझे मार्को काफ़ी कूल कैरेक्टर लगता है और मेरा फेवरेट भी था प्री टाइम स्किप। और मैं तुमको एक सीधी बात बोलूँ, कैताकुरी और मार्को मेरे को सेम लेवल पे, चाहे तुम इनको अपसाइड डाउन कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं चाहता तो कैताकुरी को 26 पर रख सकता हूँ और मार्को को 27 पर, मुझे इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो मुझे कैताकुरी और साहब मार्को में कोई ज़्यादा फर्क दिखता नहीं है। मुझे लगता है कि ये दोनों कैरेक्टर सेम लेवल पर हैं। और यही नहीं, जो 25 नंबर पर जो मैंने कैरेक्टर को रखा है किंग, वो भी मुझे इन्हीं के लेवल का लगता है। और आई थिंक ओडा ने एक ये ट्रियो बनाया है, अगर मैं बोल सकता हूँ ट्रियो, क्योंकि योंको ट्रियो कमांडर्स आई थिंक, और यही तीनों मुझे कमांडर टाइप कैरेक्टर लगते हैं जो बहुत ज़्यादा इक्वल है, किंग, कैताकुरी और मार्को। मुझे लगता है कि पर्सनली दीज 3 आर
वेरी क्लोज इन पावर। तुम चाहे एक को दूसरे के ऊपर समझ सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर किंग को मैंने 25 पर इनसे से ज़्यादा पावरफुल इसलिए समझा क्योंकि उसकी ए भी बहुत ज़्यादा हाई है और उसका डिफेंस योंको कैलिबर है। अगर तुमको नहीं लगता हुआ तो बोल सकते हो, पर मुझे लगता है कि उसका डिफेंस बहुत ज़्यादा ब्रोकन है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि उसको हर्ट करने के लिए तुमको एडवांस कॉन्करस हाकी चाहिए। और एडवांस कॉन्करस हाकी की बात करें तो हम कुछ ही कैरेक्टर हैं जो इसके केपेबल हैं और उनमें से मोस्टली योंकोज हैं। तो समझ सकते हो कि किंग का डिफेंस और अटैक बहुत ज़्यादा पावरफुल है अगर हम कंपेयर करें कैटेगरी और मार्गो से, और इसी वजह से मैंने उसको नंबर 25 पे रखा है। तो अब बात करते हैं नंबर 24 की, और उस पर मैंने रखा है सांजी को। हाँ भाई, सांजी को कुछ लोगों को ये बिल्कुल पसंद नहीं आएगा और रीज़न बहुत ज़्यादा क्लियर है क्योंकि सांजी को लोग बहुत ज़्यादा अंडर अप्रिशिएट करते हैं, और जबकि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। और मेरे लिए सांजी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। एज अ फाइटर सांजी को लोग बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं, और मेरे हिसाब से सांजी वानो में तीनों फर्स्ट कमांडर से ज़्यादा पावरफुल हो गया। अरे कुछ लोग कहेंगे कि अरे नहीं, सांजी कैटेगरी को नहीं हरा सकता, मार्को को नहीं हरा सकता, किंग को नहीं हरा सकता। मुझे लगता है कि सांजी एक्सट्रीम डिफ़िकल्टी इन तीनों में से किसी को भी हरा सकता है। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है। और कुछ लोग कहेंगे कि अरे उसके पास कॉन्करस हाकी नहीं है किंग को हराने के लिए। पर हम ओवरऑल स्ट्रेंथ की बात करें, ओवरऑल परफॉर्मेंस की, तो मुझे लगता है कि सांजी एक टॉप टियर के अगेंस्ट बेटर परफॉर्म कर सकता है किंग, मार्को और कैटेगरी से। और भूलो मत, सांजी काफ़ी स्मार्ट कैरेक्टर है। अगर वो किंग की एबिलिटी को फिगर आउट कर सकता है तो वो ईजिली किंग को हरा सकता है। ईजिली तो नहीं मतलब, पर एक्सट्रीम डिफिकल्टी हरा सकता है। और सांजी की किट काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट कैरेक्टर है, और वो आगे भी ज़्यादा इवॉल्व होगा, पर मैं उसकी बात नहीं करते हैं। और बोलो सांजी एक स्ट्रॉ हेड है, पर फिर भी उसके पास बहुत ज़्यादा अच्छी फीट्स नहीं है। अभी मुझे लगता है कि सांजी के लिए ये स्पॉट वेल डिजर्व्ड है, उसने ये स्पॉट अर्न किया है। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी फर्स्ट कमांडर, जो कि मेरे हिसाब से कमांडर्स हैं, मुझे नहीं लगता कि कैटेगरी किंग, मार्को सांजी को हरा सकते हैं 1v1। तो मेरे लिए सांजी है नंबर 24। अब बात करते हैं अपने नंबर 23 की, और नंबर 23 पर मैंने रखा है लॉ को, ट्राफल्गर डी वाटर लॉ। अगर हम बात करें कि ऐसा कौन सा कैरेक्टर जिसके पास बहुत ज़्यादा हैक्स है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ब्रोकन डेवल फ्रूट है, वो है लॉ। लॉ का डेवल फ्रूट इतना पावरफुल है और इतना ब्रोकन है कि वो जो ड्यूरेबिलिटी के जो बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल कैरेक्टर है, किंग, काइदो, वो उनको हर्ट करने की कैपेसिटी रखता है। और वानो में जो हमने लॉ की फीट्स देखी, आई थिंक ही इज डिजर्व इन दिस लिस्ट। लोगों को लॉ की फाइटिंग कैपेबिलिटीज पे काफ़ी ज़्यादा डाउट है, और मुझे भी है। पर उसका बहुत बड़ा रीज़न ये है कि लॉ फैंस को लगता है कि लॉ एडमिरल लेवल है, जो मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि लॉ एक एडमिरल लेवल कैरेक्टर है। पर वो फर्स्ट मेट से ज़्यादा पावरफुल है, डेफिनेटली यस, पर फिर भी। और उसकी एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा ब्रोकन है और वो योंको को हर्ट कर सकता है। और जो कैरेक्टर योंको को हर्ट कर सकता है, मुझे लगता है वो फर्स्ट मीट से तो ज़्यादा पावरफुल है। और एग्जाम्पल के तौर पर देख ले कि जब लूफी ने काइडो से पहली बार फाइट की थी, जब वो फर्स्ट कमांडर लेवल था, काइडो ने उसको वॉश कर दिया था, वन शॉट किया था। वहीं लॉ ने काफ़ी अच्छी इंप्रेसिव फील्ड शो करी है योंकोस के अगेंस्ट, चाहे हम बात करें बिग मॉम के और चाहे बात करें हम ब्लैक बियर्ड के। सो लॉ डिजर्व हिज रिस्पेक्ट, और मुझे लगता है इस लिस्ट में लॉ की पोजीशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आई थिंक लॉ इससे कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हाई हो सकता है लिस्ट में टॉप 30 में, पर मेरे लिए वो नंबर 23 है। मेरे लिए वो नंबर 23 है। आई थिंक मुझे लगता है कि उसके लिए एक अच्छी पोजीशन है इस लिस्ट में। तो अब बात करते हैं नंबर 22 की, जो मुझे लगता है किसी को पसंद नहीं आएगा। और नंबर 22 पर रखा है मैंने शिर्यू को। शिर्यू बम, जिसको लोग बम बोलते हैं क्योंकि उसके पास फीट्स नहीं है। उसने गार्प को धोखे से डैमेज किया, और द फैक्ट कि उसने गार्प के आयरन डिफेंस को पियर्स कर दिया अपनी स्वॉर्ड से, वो चीज़ तारीफ के काबिल है। कुछ लोग शिर्यू को बम बोलते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि वो बम है। वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, क्योंकि गार्प ने उसको फुल हाकी पंच दिया और उसके बाद भी उसने अटैक को टैंक किया, और फिर भी बाद में उसको ऑलमोस्ट ज़्यादा डैमेज नहीं मिला। भूलो मत, इम्पेल डाउन आर्क में उसको लोग मैजेलन से कंपेयर करते थे, जो कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर था उस टाइम पे, जब मैजेलन ने ब्लैक बियर्ड पायरेट्स को नो डेव कर दिया था, ऑलमोस्ट मार ही दिया था, और उसने लूफी को भी मार दिया था। तो उस टाइम पर लोगों को लगता, उस टाइम पर स्टोरी में ये क्लियर कहा गया था कि शिर्यू है वो मैजेलन के लेवल का है। उसके बाद वो ग्रो ही कर रहा है इस स्टोरी में, और उसने एक डेविल फ्रूट भी खा लिया, इनविजिबल डेविल फ्रूट,
तो मुझे लगता है कि वो पहले से ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है और आई थिंक वो फ्यूचर ज़ोरो ओपोनेंट होने वाला है। तो मुझे लगता है कि वो ये स्पॉट डिजर्व करता है और हो सकता है कि आने वाले टाइम में वो लिस्ट में आगे भी हमको देखने को मिले, क्योंकि जैसा मैंने कहा वो ज़ोरो ओपोनेंट है और ज़ोरो के जो ओपोनेंट होते हैं वो काफ़ी पावरफुल ही होते हैं। और शिरयू ब्लैक बियर्ड का राइट हैंड मैन है, जैसा कि हमने ओडा की एक SBS में कंफर्म हो चुका है कि वो राइट हैंड मैन है। तो अगेन ब्लैक बियर्ड का राइट हैंड मैन मतलब समझ ही लो तुम कि वो पावरफुल तो है। तो बात करते हैं हम अपने नंबर 21 की, और नंबर 21 पर रखा है मैंने यामातो को, सेल्फ प्रोक्लेम्ड ओडिन। और यामातो की बात करें तो हम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। एडवांस कॉन्करस हाकी यूज़र, मिथिकल जोन, डेविल फ्रूट, काइदो से फाइट की। और फीट्स की बात करें तो वो यामातो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। और कि द फैक्ट कि उसके पास एडवांस कॉन्करर हाकी है, इसी वजह से वो पिछले जो उतने भी कैरेक्टर्स हैं उन सबसे ज़्यादा आगे रखा है, क्योंकि एडवांस कॉन्करर हाकी इज़ द मोस्ट पावरफुल एबिलिटी इन वन पीस वर्ल्ड। तो उसी के बेसिस पे मैंने उसको इस लिस्ट में लॉ, सांजी किंग इन सबसे ज़्यादा आगे रखा है। और फीट्स भी देखी जाए तो उसने काइदो को वो 1v1 हैंडल भी किया था। तो अगर हम फीट्स की बात करें तो यामातो के पास क्रेजी अमाउंट ऑफ फीट्स हैं। तो हाँ भाई, नंबर 21 आई थिंक यामातो के लिए परफेक्ट है। नंबर 20 पर मैंने रखा है गवान को। हाँ भाई, गवान, इसको ऊपर गवान, राइट लेफ्ट हैंड मैन ऑफ पायरेट किंग। जब गवान का रिवील हुआ मुझे नहीं लगता था कि वो काफी ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर होगा, पर रिसेंट चैप्टर में हमने देखा कि गवान कैसे हेराल्ड से फाइट किया, जो कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर था। भले ही वो अपने मतलब प्राइम में ही था, लेकिन हम बात कर रहे हैं, पर लोग कहेंगे कि वो प्राइम गवान था। तो फिर भी भाई मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे प्राइम गवान को ले रहा हूँ। और बात करें हम ओल्ड गवान की भी, तो उसने भी लोफी को एक अच्छी फाइट दी और अभी भी ओल्ड एज में भी उसने प्रूव कर दिया कि वो किसी भी होली नाइट्स को हरा सकता है, अगर उसका नाम शैमरॉक ना हो तो ओल्ड गवान काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर के द फैक्ट कि ज़ोरो उसको सीरियसली फाइट करने के लिए रेडी हो गया, ये प्रूफ करता है कि गवान अपनी ओल्ड एज में भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है और वो योंको से स्कर्मिश कर सकता है, जैसा कि ये। और द फैक्ट कि उसने लोफी को एक थोड़ी अच्छी डिसेंट फाइट दी, उसी के बेसिस में मैंने उसको इतना ज़्यादा हाई रखा है। और क्योंकि वो एडवांस कॉन्करर हाकी यूज़र है, इसीलिए मैंने उसको यामातो से भी ऊपर रखा है, क्योंकि गवान एक अच्छा कॉन्करर हाकी यूज़र है यामातो से। अब बात करते हैं हम अपने नंबर 19 की, जो कि बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल होने वाला है। नंबर 19 पर रखा है मैंने ज़ोरो को। मुझे पता है कि कुछ फैंस कहेंगे ओ गवान ज़ोरो से ज़्यादा पावरफुल है, वो उससे ज़्यादा बेटर कॉन्करर हाकी यूज़र है। हाँ भाई, अगर इनिशियल पॉइंट की बात करें तो गवान ज़ोरो से बेटर कॉन्करर हाकी यूज़र है, पर हम बात करें फाइट्स की कि कौन बेटर फाइट प्रोवाइड कर सकता है अगेंस्ट काइदो, अगेंस्ट बिग मॉम, मुझे लगता है ज़ोरो। भाई गबान ओल्ड हो चुका है और मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी योंको को बेटर फाइट दे सकता है ज़ोरो से। लोग ज़ोरो के केस में लोग उसकी फीट्स को भूल जाते हैं। भूलो मत, ज़ोरो वो कैरेक्टर है जिसने 2 योंको को डरा दिया था और उसने 2 योंको का कंबाइन अटैक ब्लॉक किया था जब वो एडवांस कॉन्करर हाकी यूज़र भी नहीं था। और उसके बाद उसकी ऑलमोस्ट 30 बोन्स ब्रोकन होने के बाद भी 1 HP पे उसने काइदो को परमानेंट स्कार दिया। तुम ये सोच सकते हो कि 1 HP ज़ोरो विद एडवांस कॉन्करर हाकी, जो अभी उसने सिर्फ ऑलमोस्ट उसने अनलॉक ही की थी, उसके बाद उसने काइदो को ओवर पावर्ड कर दिया, हाइब्रिड काइदो को। ये फीट्स अपने आप में प्रूफ है कि ज़ोरो की पीक बहुत ज़्यादा हाई है और मुझे नहीं लगता कि करंटली गबान ज़ोरो को हरा सकता है अगर 1v1 करें। और बात करें फीट्स की भी, कि जो फीट ज़ोरो ने अभी तक हमने दिखाई है स्टोरी में, मुझे नहीं लगता ओल्ड गवान उन फीट्स को मैच कर सकता है। तो यही एक रीज़न है कि मैंने ज़ोरो को गवान से ऊपर रखा है। चलो ये होगी ज़ोरो की बात। अब बात करते हैं नंबर 18 की, और नंबर 18 पर रखा है मैंने बैन बैकमैन को, शैंक्स के राइट हैंड मैन को। देखो ओरिजिनली मैं बैन बैकमैन को बहुत ज़्यादा हाई रखने वाला था, पर उसके पास फीट्स नहीं है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और उसी बेसिस पे मैंने उसको नंबर 18 पर रखा है। और क्योंकि वो शैंक्स का राइट हैंड मैन है तो मैं उसको ज़्यादा नीचे नहीं रख सकता, क्योंकि जैसा हमको स्टोरी में बताया गया है कि शैंक्स का क्रू काफ़ी बैलेंस्ड है, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल इंडिविजुअल से भरा पड़ा है। तो मुझे लगता है कि बैन बैकमैन भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है और फिलहाल उसके पास कोई फीट्स नहीं है सिवाय उसने कि उसने किजारू को गन पॉइंट पर रखा था। पर वही बात करें हम किजारू की, क्योंकि उस टाइम पे किजारू ट्रोल कर रहा था, तो बैन बैकमैन के पास फीट्स तो नहीं है भाई टॉप टियर वाली, पर फिर भी मैंने उसको बेनिफिट ऑफ डाउट की वजह से, क्योंकि वो शैंक्स का राइट हैंड मैन है, इसी वजह से मैंने उसको ज़ोरो से ऊपर रखा है। तो हो सकता है कि वो वाकई में पावरफुल कैरेक्टर हो, क्योंकि ओडा ने उसको शैंक्स और बैन बैकमैन को सन एंड मून से रिप्रेजेंट किया था कि शैंक्स अगर सन है तो बैन बैकमैन मून है। तो अगेन
दोनों में एक अच्छी खासा कॉन्ट्रास्ट तो है दोनों कैरेक्टर में। हो सकता है बेन बेकमैन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर हो और इस लिस्ट में काफ़ी ज़्यादा आगे हाई भी हो सकता है, और हो सकता है कि बेन बेकमैन इतना पावरफुल हो कि वो शेंक्स के जितने पावरफुल भी हो सकता है, क्योंकि ओडा ने वो डोर ओपन करके रखा है। पर अभी के तौर पे मुझे लगता है कि बेन बेकमैन ये स्पॉट डिज़र्व करता है नंबर 18 का। तो हम बात करते हैं अपने नंबर 17 की। नंबर 17 पे मैंने रखा है रेले को, डार्क किंग रेले, द राइट हैंड मैन ऑफ पायरेट किंग। अगर फीट्स की बात करें तो रेले के पास काफ़ी फीट्स हैं। बोर्ड रेल की बात करें तो काफ़ी बेटर बोर्ड रेल है, और बात करें क्या कहते हैं किट की, तो वो ऑलरेडी बहुत, उसकी किट भी काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है। कॉन्ग्रेस हाकी यूज़र है, और ऑब्वियसली एडवांस कॉन्ग्रेस हाकी यूज़र भी हो सकता है, फ्यूचर साइड हाकी यूज़र भी हो सकता है, और रियो और एडवांस आर्मामेंट हाकी यूज़र तो कंफर्म है ही। और यही नहीं, उसके बाद फीट्स की बात करें तो उसने किजारू को सेको एक अच्छी फाइट दी, जबकि वो रिटायर्ड था, उसने काफ़ी टाइम से स्वॉर्ड भी नहीं पकड़ी, और फिर भी उसने किजारू को एक अच्छा रन फॉर मनी दिया। और बोलो मत, वो किजारू सीरियस किजारू था, ना कि कोई ट्रोल किजारू, जो कि वो सीरियस कोई फाइट नहीं करता। लेकिन रेले के केस में उसने काफ़ी सीरियस फाइट की, और हमने उसका आफ्टर इफेक्ट भी देखा। उसके बाद हमने रेले को देखा था रिसेंटली, उसने ब्लैक बेल्ट को डरा के भगा दिया उसकी रेपुटेशन की वजह से। तो ओल्ड रेले काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। अगर हम बात करें तो अभी भी वो इंडिविजुअली मुझे लगता है कि वो किसी भी टॉप टियर को अच्छी खासी फाइट दे सकता है, और इसी वजह से मैंने उसको इस लिस्ट में नंबर 17 पर रखा है। अब बात करते हैं हम नंबर 16 की। नंबर 16 पर मैंने रखा है सेंगोकू को। कुछ लोग सेंगोकू को काफ़ी ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, क्योंकि वो रिसेंटली गॉड वैली फ्लैशबैक में नहीं था, वो वाला गॉड वैली इंसिडेंट में नहीं था, और ओडा ने कहा था कि सारे टॉप टियर यहाँ पर हैं। पर मुझे नहीं लगता कि वो ओडा का उसका ये मतलब था कि जो मतलब कैरेक्टर गॉड वैली इंसिडेंट में नहीं था कि वो वीक था। मुझे लगता है कि सेंगोकू काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है, कि द फैक्ट कि रोजर ने क्लियरली कहा था कि सेंगोकू और गार्प उससे फाइट कर सकते हैं और उसको पकड़ भी सकते हैं, तो मुझे लगता है कि सेंगोकू काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है इंडिविजुअली। और वो फ्लीट एडमिरल था, तो हम समझ सकते हैं वो अपने टाइम पे एडमिरल से तो ज़्यादा पावरफुल था ही अपने प्राइम में। और बोलूँगा तो उसके पास मिथिकल जो डेविल फ्रूट है, जो कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल डेविल फ्रूट हो सकता है इस स्टोरी में। लोगों को लगता नहीं है, पर मैं तुमको बता दूं कि सेंगोकू के पास बूदा डेविल फ्रूट है, और हो सकता है कि सेंगोकू ने उसको अवेकन कर दिया हो, और हो सकता है हमको सेंगोकू का बूदा फ्रूट अवेकन देखने को मिले। और जैसा कि हमको पता है कि मरीन्स रिसेंटली क्रॉस गिल्ड से कॉन्फ्लिक्ट हैं, तो सेंगोकू हो सकता है कि मीहॉक से फाइट करे, क्योंकि वो अभी क्रॉस गिल्ड के पीछे गया हुआ है। तो हो सकता है हम आने वाले टाइम में उसको मीहॉक से फाइट करते हुए देखें। मुझे लगता है कि वो उसके लिए अच्छा होने वाला है, पर फिर भी हमको उसकी फीट्स तो देखने को मिलेंगी, एटलीस्ट वो अपनी ओल्ड इमेज में क्या शो कर सकता है। और वो लोग मत, हाँ, सेंगोकू के पास कॉन्करस हाकी है, और जितने भी ओल्ड जन कैरेक्टर हैं वो सारे के सारे एडवांस कॉन्करस हाकी यूज़र भी थे। तो मुझे लगता है ये कहना गलत नहीं होगा कि सेंगोकू एक एडवांस कॉन्करस हाकी यूज़र है, और इसी बेसिस पर मैंने उसको नंबर 16 पर रखा है। अब बात करते हैं नंबर 15 की। नंबर 15 पर मैंने रखा है ग्रीन बुल को। ग्रीन बुल, हाँ भाई, एक एडमिरल है। फीट्स की बात करें तो उसने वानो में एक अमेजिंग परफॉर्मेंस शो करी, भले ही वो शेंक्स की आँखी से डर गया, पर एक फीट्स के तौर पर देखा जाए, जब फीट्स रिवील हुई थी तो ग्रीन बुल की फीट्स काफ़ी ज़्यादा हाई थी। उसने किंग ऑन क्वीन को नो डिफ कर दिया, स्कैबर्ड को एक अच्छी फाइट दी, कॉन्ग्रेस हाकी अटैक को भी ईजिली हैंडल कर लिया। तो फीट्स की बात करें तो ग्रीन बुल इज़ वेरी पावरफुल। और बोलूँ मत, अभी रिसेंटली मेरी जियो में वो फूजीतोरा से भी फाइट किया, जो कि आल्सो एडमिरल है। तो अगेन वो फूजीतोरा की इक्वल है, और जैसे कि हमको पता है स्टोरी में ये दोनों एडमिरल साथ में मरीन ज्वाइन किए हैं, और वुडा ने इनको साइड बाई साइड काफ़ी बार कंपेयर किया, तो हो सकता है कि वो ग्रीन वुल्फ फूजीतोरा के इक्वल हो। और मैं कंपैरिजन में करूँ तो मुझे लगता है फूजीतोरा पर्सनली ग्रीन वुल्फ से ज़्यादा पावरफुल है, पर फिर भी हो सकता है कि तुम्हारी लिस्ट में ग्रीन वुल्फ फूजीतोरा से ज़्यादा पावरफुल हो। तो बात करें फूजीतोरा की, तो नंबर 14 पर रखा है मैंने फूजीतोरा। वो जैसा कि मैंने कहा कि फूजीतोरा मेरे हिसाब से ग्रीन वुल्फ से ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है, और जिस तरीके से ओडा ने उसको प्रेजेंट किया अभी तक स्टोरी में, मुझे लगता है कि ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। और वो और बोलूँगा तो उसके पास एक सुप्रीम ग्रेड स्वॉर्ड भी है। तो अभी तक जितने भी सुप्रीम ग्रेड स्वॉर्ड यूज़र हमने देखे हैं वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं, और उसके पास एक ब्रोकन डेविल फ्रूट है। और अगर हम रियल लाइफ की बात करें डेविल फ्रूट पावर्स के मामले में, तो अगर कोई कैरेक्टर हम रियल लाइफ लॉजिक की बात करें, फूजीतोरा इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर इन वन पीस, क्योंकि उसके पास ग्रेविटी का डेविल फ्रूट है। ग्रेविटी वाला जो भी है, वो एक पूरी ग्रेविटी कंट्रोल करता है एक एरिया की, और हमने उसको देखा है मीटियोर समन करते हुए, जो कि बहुत ज़्यादा ओपी फीट है। और
फिलहाल तो हमने उसको कुछ देखा नहीं है मतलब, और उसने इजीली डोफी को हैंडल किया, लो को हैंडल किया, इजीली साबो को हैंडल किया और ग्रीन बुल को भी इक्वली फाइट दी। तो अगेन फीट्स के मामले में मुझे लगता है कि फुजितोरा ग्रीन बुल के जितना ही स्ट्रॉन्ग है, बस क्योंकि मुझे वो ज़्यादा पसंद है इसलिए मैंने उसको नंबर 14 पर रखा है। नंबर 13 की बात करें तो नंबर 13 पे किजारू। किजारू वो भी एक एडमिरल है। फिट्स की बात करें, किजारू के पास किजारू ने लूफी से फाइट किया, रेली से फाइट किया और वाइट बियर्ड से भी फाइट किया, भले ही ओल्ड वाइट बियर्ड से, पर उसने उसको बेस्ट किया। उस वाइट बियर्ड किजारू पर एक भी अटैक लैंड नहीं कर पाया और वहीं किजारू ने उसको ईजिली ओवरपावर्ड कर दिया। कुछ लोग भूल जाते हैं कि किजारू की एबिलिटी कितनी ज़्यादा ब्रोकन है, और यही चीज़ हमने आएगा डार्क में देखी जब उसने लूफी को इजीली हैंडल कर लिया था। पर कुछ लोगों का मानना है कि अरे नहीं, लूफी ने किजारू को वन शॉट कर दिया। आई थिंक वो वन शॉट तो नहीं था। अगर कोई भी पूरी फाइट देख सकता है, मुझे वो कहीं से नहीं लगा कि वो वन शॉट था। और स्टोरी में ये क्लियर था कि किजारू मेंटली नर्व था। वो उसने लूफी की हेल्प की फूड देकर, और इससे क्लियर था कि किजारू अपनी मेंटली परफेक्ट स्टेट में नहीं था और उसकी एबिलिटी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तो किजारू डिजर्व करता है ये स्पॉट को, और मुझे नहीं लगता कि किसी को इससे प्रॉब्लम होगी क्योंकि किजारू ये स्पॉट डिजर्व करता है। नंबर 13 इज़ गुड फॉर किजारू। अब बात करते हैं हम नंबर 12 की। नंबर 12 पर मैंने रखा है ब्लैक बियर्ड को। हाँ भाई, द हैवी हिटर। कुछ लोगों की लिस्ट में ब्लैक बियर्ड टॉप 5 में है, कुछ की में टॉप 2 में, कुछ लोगों की लिस्ट में ब्लैक बियर्ड टॉप 2 में भी है और कुछ लोगों की में टॉप 10 में भी। तो ब्लैक बियर्ड की पोजीशन काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड है फैंस की आइज़ में, और मुझे लगता है कि ब्लैक बियर्ड के लिए नंबर 12 परफेक्ट है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि करंट ब्लैक बियर्ड बहुत ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। और मैंने उसको सिर्फ क्योंकि वो एक योंको है और फाइनल विलेन का हकदार भी है, इसी वजह से मैंने उसको किजारू से ऊपर भी रखा है। लेकिन फीट्स की बात करें तो वो मुझे किजारू से ज़्यादा पावरफुल नहीं लगता। पर अगेन उसके पास एक ब्रोकन एबिलिटी है जो डेविल फ्रूट की पावर्स को कंप्लीटली नलीफाई करती है, इसी वजह से मैंने उसको किजारू के ऊपर रखा है। और हम फीट्स की बात करें तो उसने लॉ को हराया एम्बुश करके, ओल्ड वाइट बियर्ड को हराया जब वो 2 HP पर था, शैंक्स को स्कार किया जो कि काफ़ी अच्छी फीट्स थी बात करें क्योंकि वो शैंक्स था। और रिसेंटली बात करें कि उसने बुआ हैंकॉक को भी इजीली हैंडल कर दिया। तो ब्लैक बियर्ड को स्केल करना काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, उसके बहुत ज़्यादा हाईज भी हैं और बहुत ज़्यादा लोज भी हैं। तो अभी करेंटली मुझे नहीं लगता कि ब्लैक बियर्ड के पास इतनी इंप्रेसिव फीट है कि वो टॉप 10 में डिजर्व करता है, खासकर जो आने वाले कैरेक्टर हैं वो उनको बीट कर सकता है। मेरे पर्सनल ओपिनियन से बिल्कुल भी नहीं लगता मुझे कि वो आने वाले कैरेक्टर को बीट कर सकता है। ब्लैक बियर्ड का पोटेंशियल मुझे पर्सनली लगता है कि वो टॉप 5 ऑल टाइम में डिजर्व करता है। टॉप 5 मतलब ऑल टाइम स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ मैं। तो अभी करंट ब्लैक बियर्ड उतना इंप्रेसिव नहीं लगता ऑन पेपर, पर फिर भी फीट्स हैं उसके पास, एंडोरेंस है और 2 डेविल फ्रूट हैं, और इसी बेसिस पर मैंने उसको नंबर 12 पर रखा है। अब बात करते हैं नंबर 11 की, और नंबर 11 पर रखा है मैंने गार्प को। मंकी डी गार्प, द ग्रैंड फादर ऑफ मंकी डी लूफी एंड फादर ऑफ मंकी डी ड्रैगन की ब्लैक। हाँ, के फैक्ट गार्प लूफी का ग्रैंड फादर है, यही एक बहुत ज़्यादा प्रूव करता है कि बहुत ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है, और अपने प्राइम में वो रॉजर से भी ज़्यादा पावरफुल था मेरे पर्सनल ओपिनियन से। और जैसा कि हम जानते हैं कि प्राइम में वो रॉजर के इक्वल था, मुझे पर्सनली लगता है कि वो रॉजर से ज़्यादा पावरफुल था, पर फिर भी रॉजर के इक्वल था, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी फील्ड्स है। भूलो मत, हम बात कर रहे हैं इस लिस्ट में करेंट गार्प की, ना कि प्राइम गार्प की। तो हम करेंट गार्प की बात करें तो एग आइलैंड आर्क में हाचिनोसु रेड में देखा कि गार्प इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है, और इस ओल्ड एज में भी उसने इतनी इंप्रेसिव हाकी फील्ड शो करी है कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी ओल्ड एज कैरेक्टर शोन कर सकता है। उसने लिटरली पूरे टाउन को न्यूक कर दिया अपनी हाकी से, और जो हाकी फीट्स गार्प ने शो की है और जो स्पीड फीट्स, इंडोरेंस, स्ट्रेंथ जो हाचिनोसु रेड में शोन की है, उससे ये डाउट क्लियर हो जाना चाहिए कि गार्प वाज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर इन हाचिनोसु रेड। और उसने आउकी जी को भी बहुत अच्छी फाइट की, और हर मूवमेंट पर उसने आउकी जी को ओवरपावर्ड किया। कुछ लोग कह सकते हैं कि आउकी जी ने अपना पूरा बेस्ट नहीं दिया, मैं भी पर्सनली समझता हूँ कि आउकी जी ऑल आउट नहीं गया, पर फिर भी आउकी जी को बेस्ट करना हर टाइम पे इज़ एन इम्प्रेसिव फीट। और आउकी जी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है, क्योंकि अभी तक वो लिस्ट में नहीं आया, तुम समझ सकते हो कि वो आगे इस लिस्ट में है, और वो गार्प से ज़्यादा पावरफुल है। पर अगेन फीट्स की बात करें, अगर तुम उस फाइट को देखोगे तो तुम्हें कहीं पे भी नहीं लगेगा कि आउकी जी गार्प से ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। पर फिर भी क्योंकि वो एडमिरल है और बेनिफिट ऑफ डाउट है कि उसने अपना ऑल आउट नहीं दिया, इसी वजह से मैंने उसको गार्प से ऊपर रखा है इस लिस्ट में। और बात करें गार्प की तो बहुत सारे
लोग थे जो गार्प को डाउट करते थे कि अरे गार्प स्मोकर लेवल है, कुछ लोग उसको वर्गो के लेवल का रखते थे, बोलते थे, कुछ बोलते थे फर्स्ट कमांडर लेवल है। पर ओडा ने इन सारे डिलूजनल को ब्रेक किया और शो किया कि नहीं भाई, गार्प इज हिम। और इसी की वजह से मैंने गार्प को नंबर 11 पर रखा है। तो अब बात करते हैं हम अपने टॉप 10 की। तो नंबर 10 पर रखा है मैंने शैमरॉक को। वैसे तो सारे के सारे गॉड्स नाइट बम ही देखे हैं अभी तक स्टोरी में, पर फिर भी मुझे लगा शैमरॉक काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग कैरेक्टर है आने वाली स्टोरी लाइन में, और मुझे लगता है कि उसका रोल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आने वाली स्टोरी में। और जिस हिसाब से वो शेंक्स का टोइन है, तो मुझे लगता है कि वो पावरफुल तो है। देखो, मुझे होली नाइट्स इतने ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं लगे, पर शैमरॉक मुझे पर्सनली लगता है कि जिस तरीके से ओडा ने उसको इंट्रोड्यूस किया इस स्टोरी में, मुझे लगता है कि वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। फीट्स की बात करें तो अभी उसके पास कोई अच्छी खासी फीट्स नहीं है, पर द फैक्ट कि उसके पास एक ब्लेड है और उसका ब्लेड एक मिथिकल जोन डेवल फ्रूट यूज खाया हुआ है, सर्वरस डेवल फ्रूट, तो ऑब्वियसली वो एक पावरफुल स्वॉर्ड्समैन तो है ही। और उसके बाद उसके पास एक डेवल फ्रूट है और उसके पास रीजनरेशन एबिलिटीज हैं। और मैंने सिर्फ उसको अपने बेस्ड ऑन अजम्पशन रखा है, बेस्ड ऑन पर्सनल ओपिनियन इस लिस्ट में। हो सकता है कि तुम्हारी लिस्ट में वो काफ़ी डाउन हो और मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पर मैंने उसको अपने ओपिनियन की वजह से ही नंबर 10 पर रखा है कि मुझे लगता है कि वो पर्सनली बहुत ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर होने वाला है इस स्टोरी में। और आई थिंक एल्बाफ में भी हमको उसकी ग्लिम्स देखने को मिलेंगी। तो मूव करते हैं अपने नंबर 9 पे। नंबर 9 पे वेयर मैंने रखा है गोरोसेस को। मैं बात कर रहा हूँ टॉप गोरोसे को, नुइशिरो वारकुरी और मार्स की बात कर रहा हूँ। मैं उस बम की गार्लिन की बात बिल्कुल नहीं करने वाला। मुझे नहीं लगता कि वो इतना ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। हो सकता है हो भी ना हो भी, पर मुझे पर्सनली मेरा ओपिनियन ये है कि वो एक बम है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। मैं बात कर रहा हूँ इस लिस्ट में सिर्फ टॉप गोरोसेस की। और हम फीट्स की बात करें तो काफ़ी इंप्रेसिव फीट्स थी उनकी, लेकिन अगेन में वो जितना मैंने पर्सनली एक्सपेक्ट किया था वो उस लेवल पर तो मैच नहीं किए, पर फिर भी वो इस लिस्ट में डिजर्व करते हैं। और उनके पास इंप्रेसिव कॉन्करस हाकी है, काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल कॉन्करस हाकी तो देखी ही है हमने, तो उसी के बेसिस पे मैंने उनको इस लिस्ट में रखा है। रीजनरेशन पावर फीट्स उतनी इंप्रेसिव नहीं है, पर फिर भी ये डेंजरस पीपल तो हैं, क्योंकि ये इमू की मोस्ट पावरफुल सबॉर्डिनेट्स हैं। इसी वजह से मैंने उनको नंबर 9 पर रखा है। अब बात करते हैं नंबर 8 की। नंबर 8 पर मैं रखता हूँ आओकी जी को। आओकी जी, जैसा कि मैंने बात करा, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है, एक फॉर्मर एडमिरल है। और फीट्स की बात करें तो उसने अकाइनो को इसका 10 डेज बैटल किया है, और यही बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है क्योंकि अकाइनो एक बीस्ट है। और फीट्स की बात करें तो हमने गहर में देखा कि उसने गार्प को काफ़ी अच्छी टक्कर दी। भले ही वो उतना इंप्रेसिव नहीं दिखा, पर मुझे पर्सनल लगता है कि आओकी जी होल्ड बैक कर रहा था, क्योंकि फीट्स की बात करें तो हमको पता है कि वो पूरे के पूरे आइलैंड को फ्रीज कर सकता था अगर वो अलाउड जाता तो। और बात भूलो मत, अभी तक हमने उसकी लोगिया अवेकनिंग नहीं देखी, और मुझे लगता है कि सारे एडमिरल अवेकन्ड है, तो हो सकता है कि वो ने अभी लोगिया अवेकनिंग शो करना नहीं चाहती है। और आई थिंक फ्यूचर में देखना होगा कि लोगिया अवेकनिंग कितनी ज़्यादा पावरफुल है। और जैसा कि मैंने बताया, आओकी जी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। मुझे लगता है कि आओकी जी नंबर 8 डिजर्व करता है। नंबर 7 की बात करते हैं। नंबर 7 पे मैं रखता हूँ अकाइनु को। अकाइनु और आओकी जी दोनों ही इंटरचेंजेबल हैं, क्योंकि जहाँ पर तुम आओकी जी रखोगे उसके ऊपर तुमको अकाइनु रखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट इक्वल हैं। और जैसा कि हमको पता है कि इन्होंने 10 डेज बैटल की थी, इवन बैटल, तो हाँ भाई ये इवन है। कुछ लोगों का मानना है कि अकाइनु आओकी से बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और उसका रीज़न ये है कि अकाइनु के पास कॉन्करस हाकी है। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई सॉलिड एविडेंस है अभी तक स्टोरी में कि अकाइनु एक कॉन्करस हाकी यूज़र है। हो सकता है, पर ये कहना कि वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया फाइट के बाद, पर सेम चीज़ हम अप्लाई कर सकते हैं आओकी जी के भी, कि आओकी जी भी पहले से भी ज़्यादा पावरफुल हो गया हो। और इसी वजह से मैंने आओकी जी और अकाइनु को एक दूसरे के बराबर में रखा है। नंबर 6 पर मैं रखता हूँ लूफी को। मंकी डी लूफी, दी योंको, द न्यू योंको, यंगेस्ट योंको। फीट्स की बात करें तो लूफी ने काइडो को हराया 1v1। कुछ लोगों को लगेगा कि नहीं 1v1 नहीं हराया। मैं कहता हूँ कि मोस्टली 90% ऑफ द वर्क डन बाई लूफी। रिसेंटली गोरोसे को अच्छी टक्कर दी, किजारू को अच्छी फाइट दी और इजीली मिड डिफ कर दिया, भले ही किजारू ऑल आउट नहीं जा रहा था। तो और भूलो मत लूफी के पास वन ऑफ द मोस्ट ब्रोकन एबिलिटी है, वो है टून फोर्स। तो वो इतनी ज़्यादा ब्रोकन एबिलिटी है इस टाइम पर कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी वन पीस में एबिलिटी एग्जिस्ट करती है जो उससे ज़्यादा पावरफुल हो। अब मे भी हम नीमू की बात करें तो नीमू की एबिलिटी हो सकती है उससे ज़्यादा पावरफुल, पर करेंटली मुझे नहीं लगता जितनी पावरफुल हैक्स लूफी के पास है कि किसी भी वो टून फोर्स यूज़ करना, आई थिंक इज़ प्रीटी इंप्रेसिव। लूफी की ओनली डाउन साइड ये है कि वो
जब भी वो गियर 5 यूज़ करता है वो आउट ऑफ स्टेमिना हो जाता है 5 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद। उसका स्टेमिना ही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस लिस्ट में कि उसको मैं नंबर 1 नहीं रख सकता। अगर लूफी के पास उसका स्टेमिना है तो वो मेरे हिसाब से टॉप 1 का स्पॉट डिजर्व करता है। कुछ लोग कहेंगे कि अरे उसकी हाकी इतनी इंप्रेसिव नहीं है। भले ही भाई हाकी इंप्रेसिव ना हो, लेकिन जो टून फोर्स है वो बहुत ज़्यादा ब्रोकन है। कोई भी कैरेक्टर को वो मतलब इजीली डिस्ट्रॉय कर सकता है, किसी भी कैरेक्टर को, चाहे वो ईमो ही क्यों ना सही। लोग भूल जाते हैं कि जब गियर 5 रिवील हुआ था हर किसी ने लूफी को टॉप 1 समझा था, हर किसी ने, क्योंकि गियर 5 का यूज़ उसके स्टेमिना पे डिपेंड करता है और इसी वजह से मैंने उसको नंबर 6 पर रखा है। और बोलो मत, लूफी के पास एडवांस कॉन्करस हाकी है, एडवांस फ्यूचर साइड भी है, एडवांस ऑब्जर्वेशन फ्यूचर साइड, और उसके पास डीओ भी है, तो वो एक हाकी मास्टर भी है। नंबर 5 पर मैं रखता हूँ लोकी को। इनिशियली मैं लोकी को नंबर 6 पे रखने वाला था लूफी से ऊपर, पर रीसेंट चैप्टर ने मेरा माइंड चेंज कर दिया। लोकी बहुत ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। उसके पास एक हैमर है जिसने मिथिकल जोन डेवल फ्रूट खा रखा है, तो ऑब्वियसली वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वेपन जो काफ़ी बड़ी लाइटनिंग समन करता है, और उसकी लाइटनिंग इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि मतलब पूछो मत। अभी तक हमने कोई भी लाइटनिंग अटैक नहीं देखा जो लोकी की लाइटनिंग से अटैक से ज़्यादा पावरफुल हो। उसके पास लोकी के पास एक बस्टेड डेवल फ्रूट है, इतना पावरफुल कि उसने होली नाइट हेराल्ड को, जो कि ईमू बफ था, उसको इजीली डिस्ट्रॉय कर दिया। और उसके बाद लोकी ने अपने हैमर और कॉन्करस हाकी से हेराल्ड का दी एंड कर दिया। तो लोकी बहुत ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है, पर मैं उसको अभी भी नंबर टॉप 2 में या टॉप 1 में इसीलिए नहीं रखता क्योंकि उससे ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर हैं। और मुझे लगता है कि ओडा फाइनली लोगों को ये शो करना चाहते हैं कि करंट जेन इज़ स्ट्रॉन्गर देन दी ओल्ड जनरेशन, और उसका प्रूफ ये है कि शेंक्स ने लोकी को हराया। हो सकता है कि शेंक्स ने टीम अप किया हो, पर फिर भी लोकी, अगर हम इंडिविजुअल स्ट्रेंथ की बात करें तो करंट लोकी मुझको रॉक्स के लेवल का लग रहा है। पर क्या वो रॉक्स के जितना पावरफुल है वो हम आगे उसकी फीट्स देखने मिलेगी जब हमको पता चलेगा। पर करंटली लोकी इज़ वेरी इंप्रेसिव इन दिस चैप्टर। देखो, अगर ऑन पेपर बात करें तो लोकी के पास बहुत ज़्यादा पावरफुल डेवल फ्रूट है। हाँ, एक बहुत ज़्यादा पावरफुल वेपन है, और उस वेपन को चाहे हम बोल सकते हैं कि वेपन तो लोकी काफ़ी ज़्यादा बस्टेड कैरेक्टर दिख रहा है अभी भी। पर जैसा कि हम जानते हैं कि ओडा इजीली कैरेक्टर को नर्फ कर देता है दिखाने के बाद, इनिशियल शोइंग के बाद, तो हो सकता है कि जितना हम पावरफुल लोकी को समझ रहे हो वो उतना पावरफुल ना हो, और हो सकता है कि इतना पावरफुल हो पर जो कैरेक्टर आने वाले हैं, जो अभी करंट जनरल कैरेक्टर हैं, वो उससे ज़्यादा पावरफुल हो सकते हैं। और मैं किन कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ, तो अब बात करते हैं कैरेक्टर की जो मुझे पर्सनली लगता है कि करंट जनरेशन की अपने प्राइम में है, और मुझे लगता है कि वो लोकी से ज़्यादा पावरफुल हो सकते हैं। तो नंबर 4 पर जो मुझे पर्सनली लगता है कि लोकी से ज़्यादा पावरफुल है, जिसको मैंने नंबर 4 पर रखा है, वो है रेड हेयर शेंक्स। शेंक्स वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर है। अगर हम वन ऑफ द बेस्ट हाकी फीट करिए जॉय बॉय और डीमन रॉक्स के बाद अगर मैं किसी की बात करूँ तो वो शेंक्स है। पर क्या वो स्ट्रॉन्गेस्ट क्या उसकी हाकी स्ट्रॉन्गेस्ट है? मैं इस बात को कंप्लीटली डिनाई करता हूँ कि लोगों को लगता है कि शेंक्स करेंटली स्ट्रॉन्गेस्ट हाकी यूज़र है, पर मैं ये बोलूँगा कि अभी तक हमने अभी जो कैरेक्टर जो शेंक्स से ऊपर है उनकी हाकी को नहीं देखा है, और उसी बेसिस पर मैंने शेंक्स की हाकी को, मैं ये नहीं कहता कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्करस हाकी यूज़र है। और हम फीट्स की बात करें तो शेंक्स ने किड को वन शॉट किया, जो कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर था। 3 बिलियन बाउंटी, भले ही वो मैटर नहीं करती हो, और उसने आइदो और बिग मॉम के अगेंस्ट अच्छी शोइंग प्रूफ की थी, और लोगों को लग रहा था कि किड एक शेंक्स के अगेंस्ट गुड फाइट प्रूफ पुटअप करेगा। पर उसके बाद भी शेंक्स ने सबका मुंह शट डाउन कर दिया और वन शॉट किया किड को। और हमने वानों में भी देखा भी, उसने अपनी हाकी से ग्रीन विल को सप्रेस कर दिया था, उसको मतलब भागने पर मजबूर कर दिया। और बोलो मत, ग्रीन विल एक एडमिरल था। तो फीट्स की बात करें तो शेंक्स के पास काफ़ी अच्छी फीट्स है, और वो अपने प्राइम में भी है। तो मुझे लगता है कि करंटली वो नंबर 4 पर है। और करंटली जैसे कि हम जानते हैं कि शेंक्स ने लोकी को कैद किया था, भले ही वो हो सकता है कि उसने अपनी क्रू की हेल्प की हो, पर फिर भी एक बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव फीट होगी। और अगर हो सकता है कि उसने लोकी को 1v1 हराया हो, मैं ये नहीं कह रहा कि ये पॉसिबल नहीं है, पर जैसा कि शेंक्स बहुत ज़्यादा हाइप कैरेक्टर है, मैंने इसीलिए उसको लोकी के ऊपर रखा है। तो बात करते हैं नंबर 3 की। नंबर 3 पर मैंने रखा है बंकी डी ड्रैगन को। हाँ भाई, नो फीट्स नथिंग, पर क्यों नंबर 3 पर? कुछ लोगों को लगेगा कि भाई नंबर ड्रैगन बहुत ज़्यादा हाई है, पर मुझे लगता है कि लोगों को ये समझना चाहिए कि ड्रैगन एक मंकी डी है। भले ही ड्रैगन के पास फीट्स ना हो, पर द फैक्ट कि वो मंकी डी ड्रैगन है, लूफी का फादर है, और वो रेवोल्यूशनरी आर्मी का लीडर है, इससे प्रूफ होता है कि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। और जैसा कि ओडा ने अभी
ओडा ने अभी गार पीटर्स का मुंह बंद कर दिया। मुझे लगता है कि वो ड्रैगन की जब फीट्स आएंगी उस जितने भी ड्रैगन के हिटर हैं उन सबका मुंह बंद हो जाएगा। और ना उसको नंबर 3 पर रखना मेरा पर्सनल ओपिनियन था। मुझे लगता है कि ड्रैगन शेंक्स से ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। शेंक्स फैंस को ज़्यादा इनसिक्योरिटी है बहुत सारे कैरेक्टर से, चाहे वो गार्प हो, चाहे वो मीहॉक हो और चाहे वो ड्रैगन हो। पर मेरे पर्सनल ओपिनियन से मुझे लगता है कि ड्रैगन शेंक्स से ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। और मैं ओरिजिनली मैं उसको नंबर 2 पे रखने वाला था, पर फिर भी मैंने उसको नंबर 3 पे रखा। कभी भी मैं उसको नंबर 2 पे भी रख सकता था। आई डोंट थिंक इट इज़ अ प्रॉब्लम फॉर मी। तो नंबर 2 की बात करें, नंबर 2 पे मैं रखता हूँ स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन इन द वर्ल्ड, मीहॉक। जो कैरेक्टर जो कि शेंक्स से ज़्यादा पावरफुल है। और कुछ शेंक्स फैंस को लगता है कि अभी भी लगता है कि शेंक्स स्वॉर्ड्समैन नहीं है, तो मैं उनको बोलूँगा जाके इस चैप्टर को रीड करूँ। शेंक्स अभी भी एक स्वॉर्ड्समैन है और जैसा कि वो स्वॉर्ड्समैन है, मीहॉक उससे ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि वो मीहॉक वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन है। और कुछ लोगों का कहना है कि अरे शेंक्स मीहॉक से ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। तो मैं तुमको बता दूं कि अगर एज लॉन्ग एज ही इज़ अ स्वॉर्ड्समैन, वो मीहॉक से ज़्यादा पावरफुल नहीं हो सकता। और जैसा कि स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन है तो उसके पास स्ट्रॉन्गेस्ट हाकी भी होनी चाहिए, और खासकर शेंक्स से ज़्यादा पावरफुल हाकी होनी चाहिए। कुछ लोगों को लगेगा अरे मीहॉक के पास कॉन्करेस हाकी भी नहीं है, तो मैं बस उनको बोलूँगा वेट करो। गार्प के पास भी ऑफिशियली कॉन्करेस हाकी नहीं थी, कंफर्म नहीं थी, और अब देखो गार्प कहाँ पर है। तो सेम चीज़ मैं वही बोलूँगा मीहॉक के फेवर में भी कि मीहॉक वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर। अगर उसके पास कॉन्करेस हाकी अभी कंफर्म नहीं है तो जब वो रिवील होगी तो वो बहुत लोगों का मुंह बंद कर देगी। और भूलो मत उसकी बाउंटी जब रिवील हुई थी वो 3 योंको से ज़्यादा थी, ब्लैक बियर्ड, बगी और लूफी की बाउंटी से। तो ओडा के हिसाब से मीहॉक योंको से भी ज़्यादा स्कैरी है और ज़्यादा डेंजरस है। और बोलो मत लूकी, जिसको अभी हमने रिसेंट चैप्टर में देखा, उसकी बाउंटी भी मीहॉक की बाउंटी से बहुत कम है। और लोग बोलेंगे अरे शेंक्स की बाउंटी तो मीहॉक की बाउंटी से ज़्यादा है, पर बोलो मत, शेंक्स योंको है और वो 6 सालों से योंको है और उसके पास एक पूरा क्रू है ओवर पावर्ड पे कैरेक्टर्स का। अगर हम बात करें कि शेंक्स की बाउंटी की, तो अगर शेंक्स की पीछे से उसका क्रू और योंको का टाइटल हटा दिया जाए तो क्या उसके पास सेम लेवल की बाउंटी होगी? मुझे पर्सनली लगता है नहीं, क्योंकि ओडा ने मीहॉक की बाउंटी 3 योंको से ज़्यादा की है। तो इससे क्लियरली ये इम्प्लाई होता है कि मीहॉक योंको से ज़्यादा डेंजरस है। और भूलो मत उसके पास ब्लैक ब्लेड भी है। और लोग भूल जाते हैं कि ब्लैक ब्लेड इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि लोगों को लगता है कि ब्लैक ब्लेड इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं बस तुमको यही बोलूँगा, सिर्फ स्टोरी में 2 ही ऐसे कैरेक्टर हैं जिनके पास ब्लैक ब्लेड था, और उनमें से एक था स्वॉर्ड कोड रियुमा, जिसने वर्ल्ड गवर्नमेंट को पेला था 200 साल पहले आई थिंक, और उसने वर्ल्ड गवर्नमेंट को हराया था। तो अगर मीहॉक ने वो सेम लेवल की फीट अचीव की है तो मैं बस तुमको यही बोलूँगा कि तुम प्रे करो कि ओडा मीहॉक की फीट जल्दी शो कर दे। अगर वो जितना टाइम लेगा, मीहॉक उतना ही ज़्यादा इंप्रेसिव दिखेगा स्टोरी में। तो बात रही है मीहॉक की, अब बात करते हैं अपने नंबर 1 की। सबको तुमको पता ही चल गया होगा कि नंबर 1 कौन है, और नंबर 1 है इमू, द किंग ऑफ द वर्ल्ड। और फीट्स की बात करें तो वो भाई टॉप 1 है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी कैरेक्टर है अभी तक, को ले लो कहेंगे जॉय बॉय की, मुझे नहीं लगता भाई जॉय बॉय ईमू के जितना पावरफुल था। भले ही जॉय बॉय ने उसको पीटीएसडी दिया, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो ईमू से ज़्यादा पावरफुल था। मुझे लगता है कि ईमू ने उसको हराया, और वो ईमू से ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर जो एबिलिटी ईमू के पास है वो बहुत ज़्यादा ब्रोकन है। और इतनी ज़्यादा ब्रोकन एबिलिटीज़ और जितनी भी ब्रोकन एबिलिटीज़ और जितनी पावर ईमू ने पार्ट रखी है गोरू से इसको होली नाइट्स को, उससे ये प्रूव होता है कि ईमू इज़ दी टॉप 1 ऑफ ऑल टाइम। और इसमें कोई अगर कहता है कि जॉय बॉय ज़्यादा पावरफुल है, तो मैं बस तुमको यही बोलूँगा कि जब भी स्टोरी पढ़ो तो आंखें खोल कर पढ़ो। सो बस यही थी मेरी टॉप 30 की लिस्ट। मुझे पता है कि ये परफेक्ट नहीं है, कहीं से भी परफेक्ट नहीं है। तुम लोगों के ओपिनियन मेरे से अलग हो सकते हैं, और इसी के लिए मैं तुमको बस यही बोलूँगा कि अगर तुमको लगता है कि तुम कहीं पे मेरी टॉप 30 में कोई प्रॉब्लम है तो तुम कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हो। अपने टॉप 30 की लिस्ट कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और वीडियो को अगर तुमको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट में जाके अपना ओपिनियन दो, और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।